आज की कहानी का नाम है हुकूमत। राम, कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है। बहुत दिन से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो डॉक्टर को दिखाकर ले आ, कोई टेस्ट भी होता है तो वो भी करा लेना, ताकि उन्हें आराम मिल जाए। रात भर ये खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। सुनीता जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, मम्मी मेरी आज एक मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे करियर का सवाल है, आप छोटे को बोल दीजिए, वो डॉक्टर को दिखाकर ले आएगा। मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों के लिए। ये कहकर राम लैपटॉप में काम करने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, आप शाम को बोल दीजिए, उसके पास काम भी क्या है, वो पापा को दिखाकर ले आएगा। अंदर कमरे से शाम फोन पर बात करते हुए बाहर आता है और एक हाथ से जूते पहनने लगता है। हाँ यार, आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अपनी मूवी नहीं छूटेगी। माँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना भी बाहर खा कर आऊंगा। वैसे मैंने रानी को तो बोल दिया है, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। बेटा, लेकिन तेरे पिताजी को खांसी। सुनीता के शब्दों को अनसुना करके शाम चला गया। खांसी की तेज आवाज सुनकर सुनीता जी कमरे की ओर दौड़ी। गर्म पानी अपने पति राजेश जी को पिलाया, साथ ही मुंह में एक अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया। अंदर से बड़ी बहू मोनिका की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मम्मी जी, पिताजी को कहिए थोड़ी धीरे खांसे, मुन्ना अभी अभी सोया है, जाग जाएगा, फिर कौन सुलाएगा इसको। एक आवाज छोटी बहू रानी की भी आती है, मैं टीवी देख रही हूँ भाई, आप कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी इतनी तेज खांस रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहा है। सुनीता जी चुपके से कमरा बंद कर लेती है और अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग जाती है। दोनों बेटे और बहुओं को उनकी जरा भी परवाह नहीं, अपने पिता की हालत पर जरा भी दया नहीं आ रही। दोनों बेटे तो पत्थर दिल के हो गए हैं, तो बहुओं को क्या ही बोलना। जब अपने ही खून को दर्द का एहसास नहीं हो रहा, तो बहू तो फिर भी पराए खून की है। सुनीता जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो एक दिन हिम्मत करके तैयार हो ही गई। अपने पति राजेश जी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा ही रही थी कि दोनों बहुओं ने टोक दिया, बेटे के होते हुए आप अपने पति को दिखाने ले जाएंगी, समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। मंजू जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए। उन्होंने पहले बड़े बेटे राम से कहा, फिर छोटे बेटे श्याम से भी कहा। दोनों ही सुनकर अनसुना कर रहे थे और देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। सुनीता जी के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा राम हुआ था, तो ससुराल में उनके बड़े लाड चाव थे। उनकी जेठानी की 3 बेटियां थी और सास अपने पोते का मुंह देखने के लिए तरस गई थी। राम के होते ही वो झूम कर नाचने लगी। गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, खुशियां मनाई गई। सुनीता जी भी बड़ी खुश थी, क्योंकि उनकी सास खुश थी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, मालिश करते हुए कलावती ने कहा, जो आपके बेटे की मालिश हो रही है, अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही है, वरना बड़ी भाभी की जब लड़कियां हुई थी, ना तो मालिश की थी, ना ही अम्मा ने एक लड्डू खिलाया था। सुनीता के आने से पहले उसकी जेठानी को 3 बेटियां हो चुकी थी। राम को अम्मा खूब लाड़ लड़ाती थी। वो चाहे कितनी भी शैतानी कर लेता, उसे कभी न डांटती थी। सूखे मेवे और दूध उसे खूब खिलाती पिलाती थी। अम्मा की गोद में सिर्फ राम के लिए ही जगह थी, बाकी की पोतियों को तो अपने आसपास भी न भटकने देती थी। सुनीता की दूसरी संतान भी जब बेटा हुआ, अब तो अम्मा और भी ज्यादा सुनीता से खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली है जो बेटा हुआ है, बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो चली जाती, अब तो बेटे के बड़े होने का इंतजार कर, बहू आएंगी, उनसे खूब सेवा करवाना। सुनीता जी जब ये सब सुनती रहती, तो यूं ही अपना काम भी करती रहती। जिस तरह का समय चल रहा था, वो थोड़ी घबरा जाती थी, पर राजेश जी उन्हें हिम्मत देते। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई उनके पास न भटकते थे, उनकी एक भी न सुनते थे, अपनी पढ़ाई और दोस्तों के अंदर ही व्यस्त रहते थे। जेठानी की बेटियां भी अब बड़ी हो गई थी। तीनों की अच्छे घरों के अंदर शादी भी कर दी गई और वो मंदिर और घर के कामों में ही अपना समय बिता रही थी। इधर राम और श्याम की भी शहर के अंदर नौकरी लग गई थी। अम्मा एक दिन चल बसी। दोनों पोतों को ब्याह देखने का सपना ही बनकर रह गया। कुछ समय बाद राम की शादी हुई और मोनिका बहू बनकर घर में आई। सुनीता जी के जेठ जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे, तो दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगे।
प्रभु भक्ति में मन लगाने के लिए। तीनों बेटियां सुनीता जी के पास रहने आ जाती थी, क्योंकि उनका भी तो वो मायका था। श्याम ने भी अपनी पसंद की लड़की रानी से शादी कर ली थी। अब घर में राजेश जी, सुनीता जी और दोनों बेटे बहू थे। इतने बड़े घर में जहाँ इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही बचे थे। जितने मन से सुनीता जी बहुएं घर लाई थी, वो उतनी ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुओं की आपस में एक न पड़ती थी। काम को लेकर ताना तानी से चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे को एक भी काम न करती थी। इसी वजह से घर में कलेश भी रहता था। अपने अपने पति के कान भी भरती रहती और वो दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहते। घर अभी भी राजेश जी की कमाई पर ही चल रहा था। दोनों भाई घर में एक पैसा न देते थे। अपनी मौज मस्ती और पार्टियों में खूब खर्चा करते। अब राजेश जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वो सारा दिन घर पर ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में रहती थी। पिताजी सारा दिन घर पर रहते हैं, उनसे कहिए भाई कुछ घंटे बाहर चले जाएं, पार्क में घूम आए। सुनीता जी से बोली दोनों, सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो घर से बाहर नहीं रह सकते और धूप भी तो कितनी है, अपने ही घर में क्यों नहीं रह सकते। दोनों मुंह बना लेती हैं ये सुनकर। दोनों बहुएं हमेशा कलेश करने में लगी रहती थी। सुनीता जी एक दिन रात को राजेश जी के लिए हल्दी का दूध बना रही थी। मोनिका ने हाथ रोक लिया। पिताजी कोई बच्चे हैं जो दोनों समय दूध पिलाती हैं आप? वो क्यों पी रहे हैं दूध? सुबह ही तो पिया था, और हमारे बच्चे क्या पिएंगे अगर वो ही सारा दूध खत्म कर देंगे तो? सुनीता जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गई। राजेश जी ने ये सब सुन लिया था तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहू और बेटे की हरकत तो बढ़ती जा रही है। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया। सुनीता जी को भी समझाया। अगले दिन सुनीता जी रसोई में लड्डू बना रही थी। रानी ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किसके लिए बना रही हो? वो सर्दी आ रही है ना बेटा, तुम्हारे ससुर जी का मन हो रहा था। ओ, आप तो पूरे महीने के लिए आया देसी घी एक ही महीने में खत्म कर दोगी। आपको तो पता भी नहीं होगा कि घी कितना महंगा हो गया है। सुनीता जी उस दिन गुस्से में बोल नहीं पड़ी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्च मेरे पति उठा रहे हैं। घी कितना महंगा हो गया है मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये मेरे पति के पैसों का आया है, तुम्हारे पति के पैसों का नहीं। दूध बच्चे ही क्यों, बड़े भी 2 समय पी सकते हैं। बड़े बुजुर्ग का भी मन बच्चों जैसे ही होता है, वो भी मचल सकता है। और तुम भी मेरे पति की कमाई से आता हुआ ही दूध लेती हो, ये याद रखो। तुम सब हमारी कमाई पर पल रहे हो और तुम हम पर निर्भर हो, हम तुम पर नहीं। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर चले जाओ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े आराम से रह लेंगे। अच्छा, हम कैसे घर छोड़कर चले जाए? आखिर इस घर पर और इस जायदाद पर हमारा भी हिस्सा है। रानी बोली, हम इस घर में रह रहे हैं, अब ये घर हमारा भी है। ऊपर मोनिका भाभी रह लेगी और नीचे हम रह लेंगे। आप भी ताई जी और ताऊ जी के पास हरिद्वार क्यों नहीं चली जाती, ताकि हम चैन से रह सके। ये रोज रोज की चिक चिक तो नहीं होगी। अब तो इस घर को और मोह माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खासकर हमें परेशान करते रहते हैं, एक पल को भी सुकून नहीं। यहाँ हमारी जिंदगी की खुशियाँ छीन ली है। रानी बोले जा रही थी ये सब, तभी मोनिका भी आ गई और वो रानी का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपका इस उम्र में न जाने किसका मुंह लगा है। अरे ये सब छोड़ दीजिए भाई, घर बार सब छोड़ के थोड़ा जाइए, कहीं कहीं घूम कर आइए, घर छोड़ दीजिए। क्यों चली जाऊं, क्यों छोड़ दूं घर को? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनाया है, वो मेरे भरोसे घर छोड़कर गई हैं। आज भी उनकी बेटियां यही मायके में आती हैं। मैं तुम जैसी बहुओं के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती। फिर जेठ जो जेठानी भी कुछ ही सालों के लिए हरिद्वार गए हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और ये घर अकेला तुम्हारा नहीं है, ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का और उनके बड़े भाई साहब का है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम जो फर्ज नहीं निभा सकते तो हक भी नहीं जता सकते। इतने में राम और श्याम भी आ गए। तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम दोनों के पास समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। जायदाद पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरे पति की है और अभी वो जीवित है। तभी राजेश जी भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है, इस जायदाद में तुम दोनों का कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरी है और मैं तुम दोनों को ये नहीं देना चाहता हूँ।
मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों की परवरिश करी, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करा। तुम दोनों जब बीमार होते थे, मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जागते थे। जरा सी सर्दी या खांसी क्या हो जाती, हम डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर भागते थे। माँ बाप का ही सारा फर्ज होता है क्या, बच्चों का कुछ नहीं? तुम जैसे नालायक बेटे को मैं ये जायदाद कभी नहीं दूंगा। तुम इस घर और जायदाद के वारिस नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद ये बड़ा सा घर हमने एक वृद्धाश्रम को दान देने का संकल्प किया है। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं। तुम्हारी ताई जी और ताऊ जी भी इस बात के लिए मान चुके हैं और उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अब यहाँ से जा सकते हो। 7 दिन का समय देता हूँ, घर खाली कर दो। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्च चला सकते हो। मैं तो अभी तक उठा ही रहा था। रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी खासी पेंशन भी मिल जाएगी। हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रहेंगे और अगर जरूरत होगी तो हम उन तीनों बेटियों से वो मदद मांग लेंगे। और पैसा तो वैसे होगा तो नौकर चाकर भी बड़े आराम से हम रख सकते हैं। राम, मोनिका, श्याम और रानी ये सब सुनकर उनकी तो बोलती बंद हो गई। वे कुछ ना बोल पाए। चारों पिताजी के पांव पर गिर गए। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। राजेश जी का मन बिल्कुल न पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो, ताकि भविष्य में जब तुम जैसे नालायकों के बच्चे तुम्हें ये सब कहें तो तुम्हें आज का दिन याद आए। 7 दिनों के बाद सभी घर से चले गए। अब सुनीता जी और राजेश जी आजाद थे, जो अपने ही घर में अपने बच्चों के कारण रोज दुख को झेलते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों यारों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।